साथ चलने का मतलब है रोटी बेटी का साथ। वो बातें करते हैं कि हम सब एक हैं, तो हम सब एक तब हैं जब मेरी माँ और उसकी माँ में समानता हो। ये जितने नेता बैठे सब पूरा फैक्ट की औलाद। अच्छा ये बताओ, मैं विधायक बनने का मतलब क्या है? अपने घर को चमकाना? ज्यादातर तो यही हो रहा है। वो नालायक लोग। अगर असली नेता हो तो वो आपको कमेंट करके बता दे। नमस्कार, जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान। मिशन न्यूज डीसीके में आपका स्वागत है। मैं दिनेश चंद्र आज पहुंचा हूं अपने कैमरा पर्सन बेला। आज मैं आपको ऐसे व्यक्ति से मिलवाना चाहता हूं जो कि संघर्षों के दम पर एक मामूली जगह पर रहकर ये बात मनुवादियों को सबसे ज्यादा खलती है। किसको खलती है? जो मनुवादी लोग हैं। आज संत रविदास जी की जयंती है, कितना पैसा इस देश की सरकार देती है रविदास जयंती पर? बताओ आप लोगों को गांव में कोई 1 रुपया किसी का आता है? नहीं आता। क्यों? क्योंकि वो लोग जानते हैं कि अगर इस महापुरुष की जयंती बढ़ेगी तो बहुजन समाज के लोगों में एक आंधी आ जाएगी। जो आंधी ज्योतिबा फूले के दिल में आई थी, जो आंधी मानवर साहब कांसीराम साहब के दिल में आई थी, जो आंधी डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के दिल में आई थी। ये जो अभी छोटा सा आपने अभिवादन देखा होगा, मैं तो कहता हूं कि इन लोगों ने जो किया शायद इनके नजर में अच्छा हो, मेरी नजर में भी अच्छा है। युवाओं का सम्मान अगर आप करेंगे तो युवा कभी भी आपको पीठ दिखाने का काम नहीं करेगा, ये सच्चाई है। ये माला जो प्रबल प्रताप सिंह के डाला गया, मैं आपसे कह रहा हूँ ये युवाओं का माला प्रबल प्रताप सिंह जो सिर्फ चेहरा था, ये हर युवा के गले में माला था। इस बात को याद रखना। अगर आप इस जगह पर खड़े होने की हिम्मत आएंगे तो ये बहुत बुजुर्ग जो लोग हैं ये आपको वो चीज दे जाएंगे जो आपको इस देश में कोई मनुवादी नहीं दे सकता। इस बात को याद रखना। मैं आपसे ज्यादा न कहते हुए मैं आप लोगों के बीच में यहाँ तक पहुँचा हूँ। मैंने कभी कंठ भी झेला है, आप लोगों को मालूम है, मैं बहुत संघर्ष करता हूँ। ये संघर्ष हमारा समाज जानता है। इस समाज के संघर्ष के लिए ये हमारा संघर्ष नहीं, आपका संघर्ष नहीं, ये आने वाली पीढ़ी का संघर्ष है। अगर आज आप रुक गए तो मुझे विश्वास है कि ये संविधान मिटाने में कामयाब हो जाएंगे जो ये चाहते हैं। इसलिए ये जयंती जो आप यहाँ पर मना रहे हैं, ये जयंती शाम को अपने घर के छतों पर दिखाई देनी चाहिए। बताइए। कह सकते हैं स्टडी रूम या इनका रहने का ठिकाना, जो भी इसको कह सकते हैं, इनका यही इतना है। और जय भीम की प्रबल जी। जय भीम जय भीम। तो ये हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह जी हैं और इनका मैंने ये घर और माँ ये सारी चीज़ें क्यों दिखाई, ये इसलिए दिखाई कि लोगों को पता चले कि जो व्यक्ति उत्तर प्रदेश के भारत के कोने कोने में जा जाकर बाबा साहब और मानवर साहब का मिशन पहुंचाने का प्रयास कर रहा है जन जन तक, तो वो आखिर किस परिस्थितियों में रह रहा है और कैसे अपने जीवन यापन को गुजर बसर कर रहे हैं। तो अब आप बीती खुद ही हम चाहेंगे कि प्रबल जी बताएं। तो सबसे पहले मिशन न्यूज डीसीके में आपका प्रबल जी बहुत बहुत स्वागत है। और हम जानना चाहेंगे और हमारे दर्शक भी जानना चाहेंगे, जो आप इतनी बुलंद आवाज से लोगों का दिल जीत लेते हैं, वो प्रबल प्रताप इस छोटी सी जगह से निकलकर और बाबा साहब और मानवर साहब का जो महापुरुषों का मिशन अधूरा कहीं ना कहीं छूट गया है, उसको पूरा करने के लिए क्या आपके पास प्लान है, हमारे दर्शकों को बताइए। जय भीम। सबसे पहले पत्रकार महोदय को तो आपका तो बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। और हमारे कैमरामैन जी का बहुत बहुत धन्यवाद जो यहाँ तक आप आए। मिशन टीवी डीसीके के जो भी दर्शक हैं मैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि देखिए जो बाबा साहब का मिशन है, बाबा साहब ने कितनी पीड़ा झेली है, मानव साहब ने कितनी पीड़ा झेली है। ये पीड़ा नहीं है, उस समय तो शायद पीड़ा ये रही होगी कि खाने के लिए रोटी नहीं थी, घर भी नहीं हुआ करते थे, व्यवस्थाएं नहीं थी। उस समय जब उन्होंने महापुरुषों ने इतना दर्द झेला है पत्रकार महोदय, तो ये कोई दर्द नहीं है। ये जो मानवर साहब ने सपना देखा था, जो बाबा साहब ने सपना देखा था, मेरा जो कारवा है वो किस तरीके से आगे बढ़ेगा। और मुझे मालूम है बाबा साहब ने ये बात कही थी, मुझे याद आती है कि मुझे मेरे पढ़े लिखे समाज में धोखा। तो पढ़ा लिखा समाज नौकरी पा करके घर में बैठ जाता है
वो मिशन की तरफ नहीं जाता, वो अंधविश्वास पाखंडवाद की तरफ चला जाता है। मेरा ये दायित्व है कि अगर बाबा साहब का वंशज होने के नाते हम सब लोगों का ये दायित्व है कि जो बाबा साहब ने हमें अधिकार दिया, जो हमें बाबा साहब ने ताकत दी, जो उन्होंने मिशन मोमेंट हमें दिया। बाबा साहब ने एक बात कही थी, मुझे याद है जी, बड़ी गंभीरता से उसको पढ़ा है। बाबा साहब ने कहा था कि ऐ मेरे बहुजन समाज के लोगों, जिस कारवा को इतनी मुसीबतों के बाद तमाम दुखों का सामना करते हुए मैं यहाँ तक लाया हूँ, अगर मेरे अनुयायी इसको आगे ना ले जा सके तो इसको यहीं छोड़ देना, इसको पीछे भी मत जाना, ये कहा था बाबा साहब ने। तो हमारा ये दायित्व है कि हम इस कारवा को नहीं रुकने देंगे और ये कारवा हमेशा बढ़ता रहेगा। घर में रोटी हो, बदन पे कपड़े हों या ना हो, घर में तमाम परेशानियां भी हो सकती हैं, आपने देखा। लेकिन मुझे ये मालूम है, एक कहावत आपने सुनी होगी, कमल हमेशा कीचड़ में खिलता है। तो ये प्रबल प्रताप सिंह छोटे से गांव से आता है, लेकिन ये समाज के महापुरुषों का जो सपना है उसको पूरा करने का एक प्रण ले चुका है कि बगैर प्रण के कोई भी व्यक्ति कोई काम नहीं कर सकता। चाहे वो स्कूल में पढ़ने वाला विद्यार्थी हो, अगर उसने प्रण ना किया कि मुझे कुछ बनना है तो वो भी कुछ बन नहीं सकता। तो यहाँ पे आपको त्याग करना पड़ेगा, पहले निर्णय लेना पड़ेगा, निर्णय त्याग करना पड़ेगा। माँ स्कूल में विद्यालय जाते हैं, आप पढ़ना, वहाँ पढ़ाया जाता है चेष्टा को ध्यानम स्वानिद्रा तथा चाल बिहारी ग्रस्ता के विद्यार्थी पंचलक्षण। और बाबा साहब अम्बेडकर जो है अपनी अंतिम सांस तक विद्यार्थी रहे, ये कौन नहीं जानता। ये लक्षण जिसके अंदर नहीं होते वो विद्यार्थी नहीं होता। कुछ लोग कहते हैं कि मेरा समय आएगा, जब ये काम बन जाएगा तब मैं करूँगा, तो मैं ये सारी चीज़ें मिथ्या मानता हूँ। वो बाबा साहब के मोमेंट के लोग नहीं है। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो दर्द झेल करके आपको आज़ादी दी, मैं कह रहा हूँ कि आप उनके कदमों के कदम पे नहीं चल रहे। आप सिर्फ, पत्रकार महोदय मैं एक बात कह रहा हूँ आपसे जी, सिर्फ खाना, हंसना, बोलना, घर बनाना, अच्छे कपड़े पहनना, ये जीवन नहीं। इसको मैं जीवन नहीं मानता। मैं जीवन मानता हूँ कि आप अपने महापुरुषों की विचारधारा और आने वाले इतिहास, जो बीता हुआ इतिहास, जो आने वाला इतिहास, यानी कि मेरा भविष्य, उनके लिए आप अगर कुछ नहीं कर सकते तो आप कुछ नहीं। सब कुछ संविधान से ही है, संविधान के सिवा इस देश में कुछ भी नहीं। मुझे जहाँ तक जानकारी प्राप्त हुई, आपको इसी संघर्षों के बीच में जेल भी जाना पड़ा। हाँ, देखिए, जेल, गोलियां, लाठियां, ये मिशन मोमेंट के लोगों के साथ। दर्शकों को जानना चाहिए कि आखिर जो नई पीढ़ी हमारे संघर्षों में आना चाहती है, आपका साथ देना चाहती है, तो आखिर आपके साथ हुआ क्या? देखिए, जो महापुरुषों ने सपना, मैं बार बार कहता हूँ, जब आप अच्छा काम करेंगे तो दुश्मन आपके पीछे चलेंगे, क्योंकि बाबा साहब के संविधान से तमाम ऐसे लोग हैं जो आज भी चलते हैं। आपने एक चीज देखी, गंभीर चीज मैं आपको बता रहा हूँ पूरे देश में। अच्छा, एक बात बताइए, पूरे भारत में जो बाबा साहब की प्रतिमाएं लगी, वो सारी प्रतिमाएं केवल दलित समाज के लोग, वो भी दलित समाज में चमार समाज के लोग ही क्यों लगाते? ये बड़ी गंभीर बात। क्यों? क्योंकि मैंने देखा है, लोग बाबा साहब की तस्वीर पर माला डालते हैं, जयकारे लगाते हैं, लेकिन कभी वो अपने घर में तस्वीर क्यों नहीं लगाते? उनके कभी मोहल्ले में देखी बाबा साहब की प्रतिमा लगी हुई? और तोड़ने वाले लोग कौन है? वही है। प्रबल अगर आज जेल चला गया तो उनको इसलिए जेल जाना पड़ा कि वो बाबा साहब का सपना पूरा करना चाहता है। वो चाहता है कि बाबा साहब की विचारधारा आगे बढ़े, जन जन तक जाए और ये देश जो है संविधान से ही चले, ये चाहता है। इसलिए दुश्मन तमाम होते हैं। अब तो बहुत से लोगों के घरों में बाबा साहब की तस्वीरें मिलेंगी और भी महापुरुषों की तस्वीरें मिलेंगी। बाबा साहब ने साफ कहा कि केवल तस्वीरों से भला नहीं होने वाला। जब आपको जानकारी नहीं है तस्वीर रखने के, वो बाबा साहब की तस्वीर अभी देखा अमित शाह ने जरा सा बयान दिया था, तो ऐसा भारत में कोई नहीं था जिसके हाथ में बाबा साहब नहीं थे। तो क्या वो बाबा साहब को मानने वाले लोग हो गए?
वही लोग जो बाबा साहब की बात कर रहे हैं वो फोटो भी रखेंगे और वो बाबा साहब की तस्वीरें जला भी देंगे। तो फिर ऐसे लोगों को एक आम आदमी, आम नागरिक कैसे पहचान पाएगा कि कौन बाबा साहब का अनुयायी है और कौन जो है आडम्बरी ढोंगी बाबा देखिए, साहब को मतलब दिखावा मैंने कर रहा है? मैंने एक नारा सुना, वो नारा लोग लगाते हैं कि जो बहुजन की बात करेगा वही देश की राज करेगा। मैं इस नारे को गलत कहता हूं। बहुजन की बात करने के लिए तो तमाम नेता आ जाएंगे, लेकिन मैं ये नारा देता हूं कि जो बहुजन के साथ चलेगा वही देश पे राज करेगा। साथ कौन चलेगा? साथ चलने वाले लोग कौन है? बाबा साहब की फोटो अपने घर पे छत पे लगाए, मैं आऊंगा उनका उद्घाटन करने, वो मैं मानूंगा हाँ ये नेता है। वो सार्वजनिक जगह पर लगा करके अपनी राजनीति चमकाने के लिए लगा सकता है, वो अपने घर की छत पे क्यों नहीं लगाता? वो अपने मोहल्ले में क्यों नहीं लगाता? मोहल्ले में लगाए, मैं मान जाऊंगा। वो जो देश की व्यवस्थाएं चलती है, सबसे बड़ा महापुरुष हमारा, भारत का नहीं दुनिया मानती है उसको। अमेरिका जैसा देश कोलंबिया यूनिवर्सिटी का जब सर्वे कराता है तो वो मानता है कि हमारे इतने साल हुए कोलंबिया यूनिवर्सिटी में जो बच्चे पढ़ रहे हैं इसमें सबसे होशियार छात्र कौन है। जब उन्होंने सर्वे कराया तो उन्होंने पाया इस बात को कि इस यूनिवर्सिटी में अभी तक सबसे होशियार छात्र डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर रहे। और जब उन्होंने सर्वे करा करके इसको माना तो उन्होंने कहा, अमेरिका जैसे वहां के राष्ट्रपति कह रहे हैं कि अगर बाबा साहब अम्बेडकर हमारे देश में पैदा हुए होते तो मैं उनको दुनिया का सूर्य कहता। लेकिन इस देश के अंदर बाबा साहब की प्रतिमाएं, उंगली तोड़ना, प्रतिमाएं तोड़ना, खंडित कर देना, अपमान करना, तिरस्कार करना, सब कुछ है। बुद्ध के साथ भी यही हुआ, बुद्ध की प्रतिमाएं भी तोड़ी जाती हैं, बुद्ध के साथ भी अपमान होता है। क्यों? तो प्रतिमा तोड़ के विचार तो नहीं नष्ट किए जा सकते? देखिए, ऐसा है, विचार नहीं बदले जा सकते, लेकिन लोगों में डर का माहौल बनाया जा सकता है। लोग डर सकते हैं, लोगों पर मुकदमा लगा दिए जाते हैं, फर्जी मुकदमे लगा दिए जाते हैं। बाबा साहब ये लोग कहते हैं कि बाबा साहब की प्रतिमा जो है विवादित जगह पर लगाते हैं। मैं उसका खंडन करता हूँ, विवादित जगह पर मत लगाओ, लेकिन ये सबका अधिकार। अगर ग्राम समाज की जमीन है, ग्राम पंचायत की जमीन है, तो बाबा साहब तो सभी के है ना। तो बाबा साहब की जब प्रतिमा लग रही है ग्राम पंचायत की जमीन पर, तो आपत्ति किसको हो जाती है? क्यों आपत्ति होती है? बाबा साहब ने तो सबको अधिकार दिया। कौन ऐसे लोग हैं जिनको बाबा साहब से आपत्ति हो? वो लोग हैं जो बाबा साहब के संविधान को नहीं मानते, जो संविधान को मिटाना चाहते हैं, जिनको ये मालूम नहीं है कि हिंदू कोड बिल और बाबा साहब का जो संविधान है वो सबको समता, समानता, बंधुत्व, भाईचारे का एक समान रखता है, इस पे चलाना चाहता है। लेकिन वो लोगों के अंदर आज भी मानसिकता क्या है कि वो चाहते हैं कि नहीं, हमारी गुलामी करते रहें, हमारी सारी जिंदगी गुलामी करें और हमारे पीछे चलें, हमारा हम जो इशारा करें वो इशारा करें। तो ऐसा नहीं चलेगा पत्रकार मोदी जी। ये देश सबका है, ये देश संविधान से चला और संविधान से ही चलेगा। उनके दिमाग में अगर ये भ्रम है कि इस देश मनुस्मृति से चलेगा, तो बाबा साहब के बच्चे आज जिंदा हैं। तो क्या ऐसा प्लान है जो बाबा साहब का सपना पूरा हो सकता है? देखिए, बाबा साहब का जो सपना वो केवल 3 बातों से, उससे बड़ा कोई सपना नहीं। 3 बातें मूल मंत्र मुख्य है, मैं उससे बड़ा कोई भी मंत्र नहीं मान सकता। शिक्षा, संगठन। सबसे पहले उसे शिक्षित होना चाहिए, और जब वो शिक्षित होगा तभी कोई कार्य कर सकता है। आप यहाँ तक आए कि आपने कैमरा चलाया तो आप शिक्षित है ना, तभी चलाया कैमरा। नहीं तो कोई मेरे यहाँ ये सारे लोग मोबाइल लिए घूमते हैं, आप इस चैनल के माध्यम से आप शिक्षित है ना, इसलिए काम करें। तो सबसे पहले शिक्षा। शिक्षा किस प्रकार की? सामाजिक शिक्षा भी हो, संवैधानिक शिक्षा भी हो, और उसको राजनीतिक शिक्षा भी हो। जिस क्षेत्र में आप काम करो उसकी शिक्षा होनी चाहिए। बगैर शिक्षा के आप नदी तैरना नहीं जानते, आपको शिक्षा ना हो, आप नदी में कूद जाएंगे तो क्या होगा? आप मृत हो जाएंगे, डूब जाएंगे। तो शिक्षा, और जब शिक्षा आपके पास होगी तब आप अपना एक रास्ता बना सकते हैं, जिसको हम संगठन कहते हैं। वो संगठन आपके पास होगा, और जब आपके पास संगठन की शक्ति होगी तब आप संघर्ष करते हैं। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ जी। आपने देखा हमारा जो ये छोटा सा गांव है, और गांव में मैं रहता हूँ। गांव का नाम मैं नहीं जान पाया, गांव का नाम है बेला गांव है जी। बेला गांव है? हाँ, ये बेला गांव है। अच्छा, हम समझे बेला कस्बा। नहीं, बेला गांव कस्बा ही है, कस्बा बेला है। लेकिन बात यह है कि ये जो मैं जहाँ रह रहा हूँ ये असली बेला है। अच्छा। और जो कस्बा बन गया है वो वहां से रोड निकल गए तो वो कस्बा हो गया। तो इसलिए जो है ये बेला है। मैं आपसे कह रहा था
कि जो सपना बाबा साहब ने हमें दिया है और उस सपने को हम लोग कैसे साकार करेंगे, किस तरीके से हम लोगों को मोमेंट को आगे ले जाना है, उसके लिए सबसे पहले शिक्षा है। तो उदाहरण मैं दे रहा था आपको कि मैं गांव में रहता हूँ। मैंने देखा है कि गांव की बहनें माताएं कभी क्या करती हैं कि झाड़ू जो घर में लगाई जाती है ना, उसको वहाँ खेत पे जाते हैं जंगल में, तो वहाँ से एक एक सीख को इकट्ठा करते हैं, एक एक सीख। फिर एक एक सीख को इकट्ठा करने के बाद घर में उसको साफ करते हैं, फिर वो इकट्ठा करते हैं, तब वो कूड़ा साफ करते हैं, ऐसे साफ नहीं करते। तो हम लोगों को हर चीज को चुन चुन करके लाना होगा। जब सारी चीजें चुन करके, ये शिक्षा है, जब सारी चीजें इकट्ठा करके हम लाएंगे तब किसी भी गंदी व्यवस्था को, गलत व्यवस्था को, जो अज्ञानता की व्यवस्था है, जो समानता नहीं देती, जो हमें ऊंच और नीच कहती है, उस व्यवस्था से हम लड़ सकते हैं। जब शिक्षा होगी, इकट्ठी होगी शिक्षा। तो बाबा साहब ने भी यही किया। मनुस्मृति बाबा साहब ने उन्हीं से पढ़वाई और उन्हीं से करवाई। क्यों? आपने एक बात अभी बोली थी, जो बहुजन के साथ चलेगा, हाँ, वही देश पर राज करेगा। तो साथ तो बहुत लोग बहुजनों के चलते हैं, और कहीं ना कहीं मैंने भी ये पढ़ा है, मेरे पास आते रहते हैं ऐसे विचार। मानवर साहब ने कहा था, जो व्यक्ति आपका छुआ पानी नहीं पी सकता है, वो आपके वोट से क्या आपकी लड़ाई खाक लड़ेगा। तो अगर जो व्यक्ति ऐसा है जो आपको छोटा समझता है, और कह सकते हैं कि नीच समझता है, वो व्यक्ति अगर आपके साथ चलता है और वोट लेके सत्ता में पहुंच जाता है, तो क्या आपकी लड़ाई वो राज करने के योग्य है? देखिए, नारा मैंने दिया, जो बहुजन के साथ चलेगा वही देश के राज करेगा। अब साथ चलने का मतलब ये नहीं है कि वो सड़क पे मेरे साथ चले, ये नहीं है। साथ चलने का मतलब है रोटी बेटी का साथ होना चाहिए। साथ होने का मतलब है कि वो कहीं भी हमारे साथ खड़ा है, बैठा है, जो सम्मान हम उसे दे वो सम्मान वो मुझे दे। ये होता है साथ। साथ का मतलब साथ चलना नहीं होता है कि सड़क पे चल दिए साथ हो गया, नहीं। घर में आए, अगर हम उसके माँ बाप का सम्मान करें, वो मेरे माँ बाप का सम्मान करे। वो हम जिस थाली में खाए, वो अगर मेरे घर में वो चारपाई पे बैठ के खा रहा है, तो हम उसके घर पे चारपाई पे, अगर वो मुझे खिलाने की ताकत नहीं रखता, तो साथ कहाँ होगा? यही तो हम स्पष्ट करवाना तो फिर वो साथ नहीं है। ऐसे लोगों से तो हम लोगों को ये सोचना है कि यही लोग तो हमारे लिए नफरत के बीज बोते हैं। तो ऐसे लोगों से हमारी लड़ाई है कि वो बातें करते हैं कि हम सब एक हैं। तो हम सब एक तब हैं जब मेरी माँ और उसकी माँ में समानता हो, एक समान। इसी में, चलिए ये आपने क्लियर कर दिया। इसी में एक सवाल और हमारे दिमाग में आया, जैसे आपने बात की संगठन की। जिस समाज को हम अंधविश्वास पाखंड से बाहर निकालते हैं और संगठन बना के लोग समाज को इकट्ठा करके उन्हीं अंधविश्वासी पाखंडियों के चरणों में समाज को सौंप देते हैं, झोंक देते हैं, ऐसे संगठन को आप क्या कहेंगे? देखिए, वो बाबा साहब के असली विरोधी है। उनसे बड़ा नालायक कोई हो नहीं सकता। मैं तो सीधा कहता हूँ कि मैं उस व्यवस्था पे बात करना नहीं चाहता। क्यों नहीं करना चाहता? कि हमारी आंखों के सामने सिर्फ हमारे महापुरुष होने चाहिए। हम उनकी व्यवस्था, हम किसी को क्यों छोड़े? कोई आदमी गोबर खा रहा है, मैं क्यों रोकूं? मैं अपने लोगों को बताऊंगा ना कि आप शिक्षित बनो। आप पेरियार, फूले साहू, ये माता फातिमा शेख, सावित्रीबाई फूले जी, तथागत बुद्ध की विचारधारा पे जाओ। हम किसी से क्यों बात करें? मेरे घर में 2 कमरे हैं, हम 2 कमरे की बात करें, हम 200 कमरे की बात क्यों करें? आप बताइए, हम 200 कमरे की इच्छा क्यों रखें? हमारे पास साइकिल है तो हम साइकिल की बात करें ना। हम क्यों कहें कि हम तुम्हें 4 व्हीलर पे ले जाएंगे? हमारी जितनी काबिलियत है मैं उस पर बात करूँ। बाबा साहब ने कितना दर्द झेला, नहीं था? वो पानी के जहाज से वहाँ का नाम लंदन गए गोल में सम्मेलन में, और इसके बाद मैंने देखा कि बाबा साहब की सारी कई किताबें जला दी गई, तो समुद्र में डुबा दिया गया जहाज। तो ये दर्द बाबा साहब ने झेला, लेकिन बाबा साहब की काबिलियत नहीं मिटा सकता। प्रबल को संगठन से अलग हो सकता है, लेकिन उसकी शिक्षा, बंटवारा भाई भाई में तो हो सकता है, जमीन में बंटवारा हो सकता है, उसके घर में साधन संसाधनों पर बंटवारा हो सकता है। आप पढ़े लिखे हैं, पत्रकार महोदय, आप बताइए शिक्षा में बंटवारा होता है क्या?
जैसे चैन बुद्धि विवेक में कोई हाँ? बंटवारा नहीं आप होता। बताओ, आपने कलम चला दी, आपने पैसा कलम की दम पे कमाया, आपने अपने समाज को कलम की दम पे आगे बढ़ाया, तो इसमें बंटवारा कौन करेगा? आपकी 10 बीघा जमीन में 5-5 बीघा 2 भाई बांट सकते हैं, लेकिन आपके पास शिक्षा इतनी काबिलियत है, आपका 3 दिन बाद हेलीकॉप्टर पे चले, आप गाड़ी से चले, बढ़िया व्यवस्थाएं हो आपके पास, क्योंकि आपके पास शिक्षा है। बाबा साहब ने यही तो तुम्हें बताया कि शिक्षित बनो। और जो व्यक्ति नहीं शिक्षा कर पूरी करता है, नहीं समझता किसी चीज को, वो सारी जिंदगी गुलामी करता है, महाकुंभ जैसे उसमें नहाने के लिए जाता है, फिर वो मोक्ष प्राप्त हो जाता, मर जाता। एक एक दिन में 1.5 करोड़ लोग डुबकी लगा रहे हैं। ये 1.5 करोड़ क्या लगाएंगे? 1.5 करोड़ तो इसलिए लगा ये रहे हैं, गिनती कैसे हो जाती है? ऐसा है ये गिनती करके 19 घंटे में 30 डेड बॉडी को, लाशों को गिन पाई है। ऐसा है, ये कुछ भी कर सकते 1.5 करोड़ कैसे गिन हैं। लेते ये हैं? इसलिए गिन लेते हैं कि इनके पास ये जो बोल देंगे वो जानते हैं, सामने वाला मूर्ख है, सामने वाला थोड़ा ना जान पाएगा कितने थे। तो जो भी कहो सब ठीक ही है, उनकी व्यवस्था बरसों से चली आ रही। उन्होंने कह दिया कि क्या नाम, गंगा जी शंकर जी की जटाओं से निकली है। हमने मान लिया, मैंने किताब मैंने कई बार बहस हो गई कि मैं मास्टर जिन्होंने मुझे ये पढ़ाया कि गंगा गंगोत्री से निकलती है, तो मैं या तो मास्टर के खिलाफ मुकदमा लिखवा दूं जाके कि भाई मुझे तो किताबों में यही पढ़ाया गया। वो किताब मेरे सामने विद्यालय में तो कभी नहीं आई जिसमें ये लिखा हो कि शंकर जी की जटाओं से गंगा निकली है। मैं नहीं मानता इस बात को। मैं एग्जाम देने गया, उसमें आया कि गंगा जी कहाँ से निकलती हैं, तो मैंने पेपर में लिखा कि वो गंगोत्री पर्वत से निकलती है, तो मुझे वो मानना पड़ेगा। लोगों ने बताया कि वो का नाम हनुमान जी सूरज निकल गए, आग ये लगा झूठ दी। है। अरे ये बिल्कुल झूठ है, इसमें क्या सही, काल्पनिक है। और काल्पनिक बातों पे मैं क्यों जाऊं? मैं तो अपने महापुरुषों की बात करूं। ये काल्पनिक चीजों पे मुझे कोई लेना देना नहीं है। हम क्यों बात करें? मैं तो पूरा पाषाण से शुरू होता हूँ। जब हमारा समाज जो आज मानव समाज है, वो मैंने देखा कि शिकार करता था, लकड़ी के हथियार बनाता था, पत्थर के हथियार बनाता था, और कच्चा मांस खाता था, कच्चे भोजन जड़े खाता था, कहीं कुछ खाता था, जंगल में जो मिलता था हाँ, खाता जो था। भी उस समय। और फिर पत्थर के हथियार बनाते समय जो है वो पत्थर रगड़ रहा था तो उससे आग उत्पन्न हुई। मैं वहां से शुरू होता हूँ, ताकि ये सब जो कहते हैं वो उनकी इच्छा है, वो क्या कहें। अभी आप कहने लगे, आपकी जो इच्छा वो कहेंगे, तो क्या हम सत्य मान लें? बाबा साहब ये ने क्या कहा? सरकार की क्या जिम्मेदारी है? ऐसे जो झूठे लफा या डम्बई लोगों के ऊपर कार्रवाई करनी चाहिए। सरकार में सब वही लोग बैठे हैं। आप देख नहीं रहे, टीवी पे आप पत्रकार हैं, आप इतना बड़ा आपका चैनल नहीं, आप सोशल मीडिया चलाते हैं। मैंने बड़े बड़े पत्रकारों को देखा, बड़े बड़े पत्रकारों में प्रबल को क्यों नहीं बैठाते? उनके अंदर हिम्मत है तो प्रबल को बुलाएं, कभी बैठा लें, हमसे भी सवाल पूछें। प्रबल से क्या डर लगता है मीडिया? प्रबल से डर इसलिए लगता है कि वो बाबा साहब की बात करेंगे, वो जो तुम्हारा फूले की बात करेंगे। बाबा साहब की तो मोदी जी भी करते हैं, अमित शाह भी अरे वो करते हैं, सिर्फ दिखावे के लिए करते हैं, वो सिर्फ ये सोचते हैं बाबा साहब की बात कर दो, राजनीति हो जाएगी, बाद में बाबा साहब को गाली देते हैं कि अम्बेडकर अम्बेडकर चिल्लाओ स्वर्ग चले जाओगे। वो तो कुछ भी कर सकते हैं, वो हमारे महापुरुषों से नफरत, प्यार कम नफरत ज्यादा करते हैं। तो तेजी से जय भीम बोलने से क्या बाबा साहब फॉलो हो जाते हैं? देखो ऐसा है, तेजी से बोलने से क्या मतलब है? वो नहीं संसद भवन में बोल रहे हैं अम्बेडकर अम्बेडकर, तेजी बोलने से मतलब नहीं होता। बाबा साहब को पढ़ना जरूरी है। आप सच बताओ, बाबा साहब ने जिस दर्द को झेला है, क्या ये दर्द नरेंद्र मोदी जी झेलेंगे? क्या ये दर्द अमित शाह जी झेलेंगे? बताओ, 4-4 बच्चे कुर्बान, कब ऐसा मसीहा कहाँ आएगा? वो भी जब भी देश में कोई घटना घटती है तो भावुक हो जाते हैं, आंसू निकल आते हैं। देखिए पत्रकार महोदय, बाबा साहब ने, हम तो उनके लिए तो कोई शब्द नहीं, कोई शब्द नहीं। उस व्यक्ति ने किस परिस्थिति में अपना जीवन चलाया। नहीं, बाबा साहब का तो जोड़ भारत क्या पूरी दुनिया में मुझे नहीं नजर आ रहा है, लेकिन सवाल ये है कि जो सरकार में बैठे लोग और जो बड़े बड़ी राजनीतिक पार्टियों के या छोटी क्षेत्रीय पार्टियों के नेता कार्यकर्ता, इन लोगों की मेहनत या तो ईमानदारी से नहीं की जा रही है, या तो जानबूझ के इस देश की जनता को गुमराह किया जा रहा है और जनता को एक भ्रमित बना के रखा जा रहा है कि पब्लिक जो है
सारे संसाधनों पर ना पहुंच पाए। आखिर ये चल क्या रहा देश में? अगर बाबा साहब जब अकेले दम पर इतने हक अधिकार दे सकते हैं, तो इतने लाखों लाख लोग जो संवैधानिक पदों पर बैठे हैं, करोड़ों लोग, फिर ये देश में इतना ऊंच नीच भेदभाव क्यों? ये जितने नेता बैठे हैं सब पूना पैक्ट की औलाद है। पूना पैक्ट में जो बाबा साहब ने अधिकार दिया, ये सब उनसे निकले हैं। अगर बाबा साहब इतना ना लड़े होते तो ये नेता नहीं निकलते। आज ये नेता जो है सिर्फ किसी के बंधुआ मजदूर है। ये नेता नहीं, ये बंधुआ मजदूर हो गए। जितना इनको कहा जाता है उतना ही करते। इनकी हिम्मत नहीं है कि ये समाज में आके सामाजिक रूप से समाज के साथ खड़े हो सके। हिम्मत नहीं है इनमें। मैंने देखा, मैं रितु सिंह और प्रोफेसर साहब को जब दिल्ली यूनिवर्सिटी से निकाला गया, मैं इसमें बड़ा आंदोलन चलाया। मैं उस आंदोलन में हिस्सा रहा बराबर, और मैंने बड़ा संघर्ष किया उस आंदोलन के लिए। लेकिन आप बताइए, वहाँ से संसद भवन कितनी दूर है यूनिवर्सिटी से? बगल में ही संसद भवन है। वहाँ से संसद भवन से एक भी संसद निकल के क्यों नहीं आया? एक भी विधायक क्यों नहीं आया वहाँ? क्यों नहीं आया? क्योंकि वो किसी के बंधुआ मजदूर है। उनको जितना कहा जाता है उतना ही करते हैं। उनकी हिम्मत नहीं है कि वो महापुरुषों की विचारधारा पर निकल करके कार्य कर सके इस देश में। जो मैं ऐसा तो स्वतंत्र सांसद कैसे बनेंगे? देखिए, जो महापुरुषों की बात ना करे, जो साथ चलने, जो नफरत फैलाए, वो सांसद किस चीज का? वो तो गुलाम है। नफरत फैलाने वाले लोग ज्यादा हैं इस देश के अंदर। इस देश के अंदर ऐसे ऐसे लोग हैं जो केवल कूटनीति से देश को चलाना चाहते हैं। कूटनीति जानते हैं? मतलब इस देश की व्यवस्था कैसे बिगाड़नी है और फिर हमें राजनीति चमकानी है। वो राजनीति करने के लिए भी कुछ करा सकते हैं। तो हमें ऐसे लोगों से सावधान रह करके हमारे समाज को, जो हमें महापुरुषों ने बताया, उस रास्ते, बाबा साहब को हराने वाला व्यक्ति कौन था? कोई दूसरा था? बाबा साहब को हराने वाला व्यक्ति कौन था? बाबा साहब का था। बाबा साहब के हराने के बाद बाबा साहब से मिलने गया, क्या कहा कि मैं जीत गया हूँ। बाबा साहब ने उस समय भी क्या पूछा, पत्रकार महोदय क्या पूछा कि आप जीत गए हैं, अच्छा ये बताइए आप करेंगे क्या? तो उसका जवाब क्या था? उसका जवाब ये था कि अब मेरी पार्टी जो कहेगी मैं करूँगा। तो आप सोचिएगा कि वो पार्टी का विधायक है, पार्टी का एमएलए है, एमपी है। अगर वो समाज का एमएलए एमपी होता तो कहता कि समाज में जो परेशानियां हैं, जो दर्द है, जो समस्याएं हैं, उसको देखूंगा और उसको जाकर के मैं पूरा करूंगा, ये कहता वो। अगर प्रबल प्रताप सिंह विधायक, सांसद या भविष्य में मुख्यमंत्री बन जाते हैं, मान लो विधायक सांसद आप किसी पार्टी से बन जाते हैं, क्या आप पार्टी की बात नहीं मानेंगे? आप जनता की बात के लिए पार्टी से लड़ने की क्षमता है आप? सबसे पहले तो मैं नेता हूँ। अगर नहीं, हम एक जब कोई व्यक्ति संघर्ष करता है तो जरूर कहीं ना कहीं जनता उसको उस लायक समझती है और उस पद पर पहुंचाती है। तो हम पहले से जानना चाहते हैं कि जैसे आपने कहा कि वो पार्टी के गुलाम, आपको अगर कोई पार्टी टिकट दे देती है, आप सांसद विधायक बन जाते हैं, तो क्या जनता के मूल मुद्दों के लिए और पार्टी आपको रोकती है तो आप पार्टी से लड़ सकते हैं? देखो, कोई पार्टी, सबसे पहले तो ये मैं बता दूं कि कोई पार्टी टिकट देगी तो प्रबल प्रताप सिंह नहीं। कोई पार्टी का मतलब कोई तो अपने स्तर से टिकट दे देंगे। अब तो टिकट तो पार्टी इसलिए भी दे सकती है कि इसको हराना। तो मेरे अंदर सोचने समझने की शक्ति होनी चाहिए ना, कौन सा व्यक्ति किसकी मानसिकता क्या है। पहले तो हमें उसकी मानसिकता समझनी होगी कि कौन व्यक्ति किस मानसिकता से प्रबल के पास आया है। और अगर कभी भविष्य में ऐसा होता है कि अगर आप जानना चाहते हैं कि आप अगर विधायक बन जाए, मुख्यमंत्री बन जाए, तो आप देश को कैसे चलाएंगे? देश में क्या, मैं अगर विधायक बनूं तो एक विधानसभा तो छोड़ दो, उस जिले की किसी भी विधानसभा में परेशानियां नहीं, मैं स्वयं जाके देखूंगा, ये मेरा अधिकार है। अगर हमारे समाज में कहीं गली खराब है या मकान किसी के पास नहीं या फिर कोई पीड़ा है, तो अच्छा ये बताओ, मैं विधायक बनने का मतलब क्या है? अपने घर को चमकाना? ज्यादातर तो यही हो रहा है। वो नालायक लोग हैं, वो नालायक लोग हैं। उनको ये मालूम नहीं असली जीवन का सार क्या है। असली जीवन का सार है समाज के बीच में जाओ,
मैं उन नेताओं, आप चैनल माध्यम से पूछ रहा हूँ, कोई नेता मुझे जवाब दे, मैं पूछ रहा हूँ किसी नेता को, अगर असली नेता हो तो वो आपको कमेंट करके बता दे। वो ये कहे, मैं ये प्रबल प्रताप सिंह सवाल पूछ रहा है कि राजनीति किसे कहते हैं, क्या होती राजनीति? अब आप हमसे पूछ देंगे तो बताइए। चलिए कोई बात नहीं, ये कमेंट आप में उनसे पूछेगा। बिल्कुल, ये अगर बहुत वो इस बड़ा बात- एक सवाल है प्रबल प्रताप सिंह जी का। जो भी किसी भी पार्टी का हो नेता या विधायक, सांसद, कार्यकर्ता, इस सवाल का जवाब दे कि राजनीति होती क्या है। वो जवाब दे दे, और नहीं तो अगला इंटरव्यू जब आप मुझे लें तो मैं इसका जवाब 30 मिनट का हो गया। तो इसका मैं जवाब दूंगा आपको कि राजनीति किसे कहते हैं। मैं जानना चाहता हूँ, मुझे कोई नेता ये बताए अगर राजनीति करता हूँ वोट किसे कहते हैं, तो यही बता दे मुझे वोट किसे कहते हैं। जितने नेता हो मेरे घर आ जाए, प्रबल प्रताप सिंह बेला में बुला रहा है और यह जिले में, तो वो मेरे घर आके बैठे और मैं जानना चाहता हूँ। आपके इंटरव्यू में हम यही देख रहे हैं 4-5 बार लाइट जा रही आ रही क्या होने वाला है? ऐसा है। देखिए ये लाइट भी सर लगता है आरएसएस के विचारधारा हो सकता है, तो उनके इशारे पर हो। ये आप भी सोच सबसे रही हो। नोटिस कर रहे हैं, कई बार लाइट आई और गई, आई और गई। तो लास्ट में क्या आप संदेश देना चाहेंगे जिससे जो आम जनता है, शोषित, वंचित, दबे, कुचले, पिछड़े, आदिवासी, अल्पसंख्यक लोग, बाबा साहब जब तक थे तब तक उन्होंने अपनी ताकत के अनुसार, अपनी कलम के दम पर सब कुछ दे दिया, लेकिन कुछ ऐसे शोषणवादी व्यवस्था के लोगों के हाथ में सत्ता गई जो उन्होंने वहीं पर ब्रेक लगा दिया। तो ऐसे लोगों को क्या करना चाहिए और आपके पास क्या उनके लिए सुझाव है कि वो किस रास्ते पे चलें और कैसे इस देश की तस्वीर बदले? व्यवस्था परिवर्तन, इन सारे सवालों का जवाब व्यवस्था परिवर्तन। अगर आप व्यवस्था परिवर्तन नहीं कर सकते तो आप कभी इस देश में आजादी नहीं हो सकते। अगर आप किसी दूसरे साधन संसाधन सब व्यवस्थाओं से आते हैं, आप लोगों को क्या करना है। मैंने एक सवाल और पूछा था, कई दर्शकों से पूछा, कई दिन से पूछ रहा हूँ, किसी ने आज तक जवाब नहीं बताया कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि हम व्यवस्था में नहीं। इस सवाल का जवाब मुझे आज तक दे नहीं पाया। मैं 1.5 साल से ज़्यादा हो गया जेल से बाहर और ये मैंने सवाल जेल में दिया और इसी पे मैं कार्य कर रहा हूँ कि हमारे पास व्यवस्थाएं नहीं है क्योंकि हम व्यवस्था में नहीं। इस सवाल का जवाब नहीं दे पाया, आपके चैनल के माध्यम से बता देता हूँ जी कि व्यवस्था आपको बदलनी होगी क्योंकि व्यवस्थाएं आपको व्यवस्था से वंचित करती है। व्यवस्थाएं क्या है? व्यवस्था क्या है कि आप पाखंडवाद, अंधविश्वास की व्यवस्था में रहेंगे तो आप फिर वैसे ही आप विद्यालय की व्यवस्था में रहेंगे, आप ज्ञान की व्यवस्था में रहेंगे, आप अच्छे बोलने की व्यवस्था में रहेंगे, सामाजिक व्यवस्था में रहेंगे तो आप आगे बढ़ेंगे। आपके पास व्यवस्थाएं होंगी। जैसे आप पूछे यार प्रबल भाई मैं बड़ा परेशान हूँ यार मुझे क्या करना चाहिए, तो आपने अच्छे व्यक्ति से पूछा तो वो बताएगा साहब ऐसा करो, कोई बिजनेस डालो। और पाखंडवादी क्या, मैंने देखा एक बीमार आदमी जब कहीं जाता है, डॉक्टर के पास जाता है, डॉक्टर तुरंत बता देता है इसका चेकअप करो और इसका इलाज हो जाएगा। क्या बीमारी निकली उस हिसाब से डोज दे देगा। और एक तांत्रिक के पास जाता है, वो काले धागे, नीले धागे, लाल धागे, हरे धागे, गुलाबी धागे, पता नहीं क्या क्या बांध के तंत्र मंत्र करके हवन आके कराएगा, बलि करवा देगा, बकरा चढ़वा देगा, सुअर चढ़वा देगा और बाद में मैंने देखा उन लोगों की मृत्यु हो जाती है। सांप खा ले, उसको सांप खा ले तो वो कहता है कि वो ढोलक बजाते रहो सही हो जाएगा। मैं इसको नहीं मानता। मैं मानता हूँ कि अगर आपको ऐसी कोई दिक्कत परेशानी हो आप हॉस्पिटल में जाइए। ये व्यवस्था है। जब व्यवस्था आप छोड़ेंगे गलत व्यवस्था को, हमारे जब पुरखे अशिक्षित थे तब उन्होंने किसी ने गोबर खाया? मुझे तो एक भी ऐसा नजर नहीं आया जो गोबर खाता हो। तो उस समय नहीं खाया। अशिक्षित लोग खाया नहीं है, हमारे लोग आज भी नहीं खा रहे, वो कभी खाएंगे नहीं। उनको खिलाया जा रहा है कि उनको बताया जा रहा है कि ऐसा करो, ऐसा करने से जो है आप सही हो जाएंगे। तो मैं इस बात को नहीं मानता। मैंने तो उन लोगों को समझ में नहीं आता है कि अगर कोई हमसे कह रहा है कि इस तरह के काम करो तो हमें तो सोचना चाहिए, समझना चाहिए। हम आपको बताएं, पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साथ हैं। आपने कह दिया कि मैंने इशारा कर दिया सब लोग इधर चले जाओ, तो हो सकता है उसमें 100 लोग खड़े हैं, उसमें कुछ लोग ऐसे खड़े हैं जो दूसरी तरफ चले जाए
और जो उधर चले जाएंगे तो उनको लगेगा कि बहुत अच्छी बात बोली है, और जो नहीं जाएंगे तो वो कहेंगे कि नहीं नहीं वो तो समझ में नहीं आया। तो ऐसे ऐसे लोग पाए जाते हैं ना। अच्छा, लास्ट में एक सवाल और आपसे लेना चाहेंगे। एक सवाल 34 में। बाबा साहब को पूजना चाहिए या बाबा साहब को पढ़ना चाहिए? क्योंकि हमने ज़्यादातर सोशल मीडिया पर तस्वीरें देखी हैं, लोग करवा चौथ के दिन, दीपावली के दिन या किसी भी पर्व पर बाबा साहब को धूप कपूर और दिया, ये सारी चीज़ें दिखाकर, जबकि बाबा साहब खुद ही पूजा पाठ के विरोधी थे। फिर ऐसे ये मानसिकता कहाँ से लोगों को आती है कि बाबा साहब को भी पूजने लगे? ये किराए के फैक्टर, जो लोग बाबा साहब को पूजते हैं वो बाबा साहब को जो पढ़ते नहीं, जो बाबा साहब को पढ़े, जो बाबा साहब को पढ़े वो बाबा साहब को पूज भी सकता है, लेकिन पढ़ने के बाद जब उसे पता चले ये तो पूजनीय है तब। लेकिन बाबा साहब को किसी ने पढ़ा ही नहीं, वो डायरेक्ट पूजना ही शुरू कर दे, उससे कोई सवाल कर देगा तो वो हार जाएगा। शिक्षा के दम पर ही तो लड़ा जा सकता है। हर विद्यालय में लिखा है शिक्षा व शेरनी का दूध है जो पिएगा उद्धार होगा। तो बाबा साहब को केवल पूजने से उद्धार हो जाएगा। मैं तो नहीं पूजा करता, मैं तो ये सवाल एक आता है कि तुम बाबा साहब को मानते हो या बाबा साहब की मानते हो? तो मैं बाबा साहब की मानता हूँ, बाबा साहब की मानता हूँ, तब मैं बाबा साहब को मानता हूँ। पहले बाबा साहब की मानता हूँ। और जो लोग बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की नहीं मानते तो बाबा साहब के अनुयायी नहीं हो सकते। वो दूसरे के इशारे पर चलाए गए अम्बेडकरवादी हो सकते हैं, जिनको फर्जी अम्बेडकरवादी कहा जाता है। उनके घरों में शादियों के कार्ड देखिए, कार्ड किस प्रकार से छपते हैं। उनकी जब वो किसी कार्य को करते हैं उसमें देखिएगा, उनके घर में अंदर जाके देखिएगा। आप हमारे घर में चले जाइए, पूरे घर में आपको सब में देखो बुद्ध बाबा साहब के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। नहीं तो हमारे घर में, हमारे पास पैसे नहीं है लेकिन कोई और चीज नहीं मिलेगी, किसी और व्यवस्था नहीं। मैं गरीब हूँ, हाँ, जो भी है, मैं कमजोर हूँ, वो अलग है। लेकिन हमें इतना पता है, ये गरीब घर का लड़का आज ताकतवर कितना पता है आपको? कितना ताकतवर? मैं तो जानता हूँ 10-5 हजार आदमी तो एक मिनट में आप इकट्ठा हाँ, कितना ताकतवर है। आप और कहीं भी उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में जो दर्शक देख रहे हैं वो जानते हैं कि प्रबल जो है पूरे प्रदेश में लमसम भ्रमण कर चुका है और हर जगह जाता है। कई वीडियो मेरे पास मौजूद है, आप देखिएगा, किसी पत्रकार ने नहीं दिखाया। लेकिन मैं ये जानता हूँ कि ये शिक्षा है। किसी भी अधिकारी से, डीएम साहब हो, एसपी हो, उनसे बात करने की हिम्मत रखता है। और जो लोग पढ़ते ही नहीं वो क्या हिम्मत रखेंगे? वो तो सिर्फ ये सोचते हैं कि वो डॉक्टर बन गए, इंजीनियर बन गए। लेकिन मैंने एक डॉक्टर को मैंने देखा, सरकारी डॉक्टर जो MBBS है, थाने में जो पूछता है कैसे क्या करना है, प्रबल तो नहीं पूछता कभी। ये चीज देखो, मास्टर बनना आसान है लेकिन सामाजिक शिक्षा अलग बात है। आप, मैंने देखा है मास्टर थाने में खड़े होकर ऐसे करता है, अरे साहब क्या ये घटना हो गई साहब, अरे तो उनसे बात करो, वो क्या मना करते हैं? वो बहुत अच्छे लोग होते हैं, थाने में बहुत अच्छे लोग होते हैं। वो वर्दी इसीलिए पहनते हैं आपकी रक्षा के लिए, लेकिन आपके अंदर डर घुसा हुआ है इसलिए वो तुम्हें डरा देता है। वो कभी डराना नहीं चाहता, मैंने देखा है इसको। और जो लोग डराना चाहते हैं वो असली वर्दीधारी नहीं हो सकते, वो सब गद्दार है। जो गरीब की मदद ना कर सके, जो शोषित पीड़ित वंचितों की मदद ना कर सके, जो कमजोर लोगों की आवाज ना बन सके, वो अफसर मैं उसको नहीं मानता हूँ। वो सिर्फ अपने स्वार्थ का अफसर है। वो अपने पैसे कमाने के लिए वो आया है और लूटेगा। लेकिन उनकी दशा भी देख लेना, मैंने ये भी देखा है, गरीबों के साथ अन्याय करने वाले तो उसकी दशा देख लेना। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है और लास्ट में हम चाहेंगे कि जो आपका कार्यक्रम होने वाला है उसके बारे में, ये तब तक वीडियो पहुंचेगा आपके बहुजन समाज के पास, उनको आमंत्रण करने के लिए आप क्या संदेश देना चाहेंगे? दूसरा, इसी में जोड़ देते हैं कि बहुजन समाज को किन लोगों को देखना चाहिए और किसको नहीं देखना चाहिए, क्योंकि इस समय जो है समझदारी से काम लेने की बहुत आवश्यकता है। क्योंकि ज़्यादातर समाज को भ्रमित मीडिया के माध्यम से ही किया जाता है। सबसे पहले मैं आपको, ये सरकारी जितने भी लोग हैं किसी भी विभाग, इनका सबसे पहला दायित्व है कि ये
उनके पास साधन और संसाधन दोनों। तो इनको चाहिए कि अपनी 8 घंटा की नौकरी करने के बाद ये समाज में जागरूकता का अभियान चला सकते हैं, और इनसे अच्छा कोई नहीं चला सकता। लेकिन अगर ये नहीं चला सकते, उनके अंदर हिम्मत नहीं है, तो जो लोग उनके क्षेत्र में ये मूवमेंट चलाना चाहते हैं उनका साथ दें। साथ नहीं दे सकते तो टांगना खींचो, उनको सहारा न दे सके तो उनका सहारा भी ना बने, तो उनको मिशन चलाने दें, और उनकी सहायता ना कर सके तो खामोशी से, क्योंकि लड़ाई आपके हिस्से की भी। और जो कार्यक्रम मेरा 16 फरवरी को शिव शक्ति गेस्ट हाउस बिदुना में रखा गया है जी, तो इसमें कई प्रदेश से भी लोग आ रहे हैं, कई जिलों से लोग आ रहे हैं। तो इसमें मैं आप सब लोगों को कह रहा हूँ कि आप सब लोग शिव शक्ति गेस्ट हाउस जो दिव्यापुर रोड पर बिदुना में है, इसमें आपका आना जो है मैं सम्मान समझूंगा कि आप सब लोग आएंगे, तो मुझे अच्छा लगेगा। और सभी लोगों से यही कहना है कि वो लोग आए और ये कार्यक्रम अच्छा रहेगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। हमारे साथ प्रबल प्रताप सिंह जी हैं, और जो बड़ी बेबाकी से बड़े बड़े मंचों पर बहुजन समाज को जोड़ने का और बहुजन समाज को जागरूक करने का काम करते रहते हैं। इस तरह के वीडियो देखने के लिए मिशन न्यूज डीसी को सब्सक्राइब करें, और प्रबल प्रताप की बात में कितनी दम है ये कमेंट कर कर जरूर बताएं, जिससे मिशन न्यूज को प्रबल प्रताप सिंह जी को भी पता चले कि प्रबल प्रताप कितनी सच और मजबूती से बात रख रहे थे। तो आपका जवाब देना, कमेंट करना बहुत ही अनिवार्य है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ जी। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। कैमरा पर्सन जूली भारती के साथ मैं दिनेश चंद्र कुशवाहा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान, जय विज्ञान।